गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे 7वें चैप्टर की 12th क्लास के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, ठीक है। और उसमें हमने हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली तक पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ लिया था कि एक जो छोटा धारावाही लूप होता है वो एक दंड चुंबक की तरह या द्विध्रुव की तरह व्यवहार, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अपने को इस बात का मालूम है कि अपने पास में चुंबकीय द्विध्रुव होगा तो उसका एक सिरा है एन पोल की तरह और एक सिरा एस पोल की तरह व्यवहार करता है। तो सेम ऐसा ही जो अपने पास में वायर है वर्ताकार, तो उसके वो विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, तो उसमें एक साइड उसकी एन पोल की तरह और एक साइड उसकी एस पोल की तरह काम करेगी, एक उत्तरी ध्रुव की तरह और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगी। तो उसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा, तो उसकी डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। देखो उसके अंदर यदि हम बात करें, जैसे ये आपके पास में ये है, मैं इसके अंदर ये वाला बात करूं, यहां से देखो इसमें ये अपने पास में सर्कुलर लूप है और उसमें करंट की डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन हो गई, मतलब क्लॉकवाइज मैंने इसमें शो कर दिया। अभी अपने को इसमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है ना। अब जैसे यदि मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगा आपको, तो अब इसमें आपको करंट की डायरेक्शन ऐसे दिख रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। लेकिन यदि इस साइड से देखते हो तो आपको क्या कौन साइड दिख रही है इसकी, क्लॉकवाइज। लेकिन इस साइड से देखोगे, ठीक है ना, इस साइड से आप इसको देखोगे तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन आपको इस साइड से नजर आएगी वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड से देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज और इस साइड से देखते हो तो क्लॉकवाइज। लूप एक ही है, मैंने इसको पेपर पे बना दिया है, ठीक है। तो मतलब जैसे इसमें मैंने बात कर रहा था मैं आपसे इसके बारे में कि अपने पास में ये सर्कुलर लूप है कोई, ठीक है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। और ये वाला अपने पास में एक सर्कुलर लूप है, वर्ताकार धारावाही लूप है, और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बोलो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करना आपको, वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन याद रखने का तरीका भी साथ साथ आ जाएगा। दोनों में ऐसे तीर खींचना, आपको खींच लिया सीधा। अब तीर है उसे आगे के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा हटा दो, और इसमें भी तीर से आगे के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा हटा दो, तीर की से आगे के पोर्शन को यहां तक। अब देखो यहां से अपने को, यदि हम वर्ताकार धारावाही लूप को इस साइड से देख रहे थे, इसमें अपने को करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नजर आ रही थी, तो ये वाला एस पोल की तरह काम करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। इसमें यदि हमने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, हमने जैसे इसके आगे ये हटाया और यहां से आप देखोगे तो ये क्या बन गया, एन, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में क्या है, कोई धारावाही चालक है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन धारावाही लूप है, तो उसके कारण अपने को मालूम था कि छोटा धारावाही लूप है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, तो उसका एक सिरा है वो साउथ पोल की तरह, तो दूसरा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। जैसे अपने पास में यहां पर कोई धारावाही लूप है, यदि हम इस साइड से देख रहे हैं तो अपने को एक साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, दूसरी साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है उस साइड का जो पोर्शन है वो क्लॉकवाइज वाली में तो साउथ पोल, और जिस साइड में एंटी क्लॉकवाइज है उस साइड में नॉर्थ पोल की तरह वो काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति की हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के लिए यदि हम बात करें कि जैसे लॉरेंज भाई साहब ने एक बात बोली अपने को कि अपने पास में क्या है, कोई क्यू आवेश से या क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है, या क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है, और वो क्या है, विद्युत क्षेत्र
मतलब ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, दोनों के अंदर वो वी वेक्टर वेग से क्या है, गतिशील है। उसने अपने को क्या बोला कि यदि अपने पास में कोई क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है, ठीक है ना, क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है, वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील है, तो उसके ऊपर लगने वाले जो बल की वैल्यू उन्होंने बताई, उसने बल की वैल्यू बताई एफ नेट, टोटल लगने वाला बल की वैल्यू होगी क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उन्होंने ये बात अपने को बता दी। लेकिन यदि मैं ये अपने पास में जो है वो दो पोर्शन से बना है और ये जो लगने वाला बल है इसको हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं वैसे, ठीक है ना, और यहां से जो एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो क्यू और ई वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां अपने पास में दो पोर्शन हो गए, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, मतलब यहां पर जो एफ नेट फोर्स लगता है वो दो फोर्स के कारण लगता है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वैल्यू क्यू ई वेक्टर होती है, और एक दूसरा फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू उसकी जो वैल्यू होती है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मतलब यहां जो परिणामी जो बल लग रहा है लॉरेंज फोर्स एफ नेट, उसकी जो वैल्यू होगी वो एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर के बराबर होती है, इन दोनों के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। यदि तुम बात करते हो कि हम जहां पर बात कर रहे हैं वहां जो विद्युत क्षेत्र है वो अनुपस्थित है, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जीरो, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा, जीरो। ओनली कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, मतलब जब ई वेक्टर की अनुपस्थिति में, ई वेक्टर की अनुपस्थिति में, ई वेक्टर की अनुपस्थिति में आपको मालूम है कि एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। आपको मालूम है एफ नेट जो परिणामी लॉरेंज फोर्स है वो किस किस के कारण लगता है, इसके कारण और इसके कारण, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, जीरो। तो यहां से एफ नेट इज इक्वल टू ओनली इसकी वैल्यू कितनी थी, ये वाली क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको मालूम है यहां दोनों क्या हैं, सदिश राशियां हैं, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या हैं, सदिश राशियां हैं, और इन दोनों का जो बीच में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है क्रॉस, मतलब सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में या सदिश गुणनफल में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की यदि हम बात करते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो सेम यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और एन कैप। यहां जो एन कैप है वो क्या है, जो बल लग रहा है उस बल की डायरेक्शन में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। क्या है ये, एन कैप एकांक सदिश है और उसकी जो डायरेक्शन है वो एफ नेट की डायरेक्शन में होगी, जो इस साइड में बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन में होगी इसकी दिशा। और दूसरी बात ये कि जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या है, एकांक सदिश है, और इसकी जो दिशा होगी वो v और b दोनों से जो तल बनेगा vb तल के लंबवत होगी, vb तल के लंबवत होगी। यहां इसकी जो डायरेक्शन होगी, एन कैप की जो दिशा होगी या बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वीबी तल के लंबवत होगी, ठीक है ना। अपने को इस बात का, और यहां पर ये जो थीटा है साइन थीटा, ये जो थीटा है ये वी और बी दोनों के बीच में एंगल है, वी और बी दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है ना। तो यहां अपने पास में एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा और एन कैप। यहां एन कैप बल की डायरेक्शन में एकांक सदिश है और थीटा है वो वी और बी के बीच के अंदर क्या है, सदिश, ओ थीटा है, सॉरी इनके बीच में एन कैप तो क्या है, एफ की डायरेक्शन में एकांक सदिश है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वीबी तल की लंबवत होगी। यहां जो थीटा है वो वी और बी दोनों के बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम यहां इसके बारे में, केस के बारे में बात कर लें, एक केस फर्स्ट कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो, थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो, इस वाले थीटा की मैं बात कर रहा हूं। ये वाला थीटा किस किस के बीच में था, V और B। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्यू कूलाम का आवेशित कण V वेग से गति कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ये है, इस साइड से इस साइड में है, और यहां पर आवेशित कण है वो भी इसी साइड में डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में गति करे, तो थीटा की वैल्यू 0, या फिर वो
इसके विपरीत दिशा में गति करे तो थीटा की वैल्यू 180। लेकिन आपको इस बात का मालूम है कि यहां पर जो एफ नेट है, इसके यदि मैं ओनली परिमाण की बात करूं, डायरेक्शन ना लूं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्यू वी बी साइन थीटा होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू आपने यहां पर कितना बता दिया, बोलो, थीटा की वैल्यू आपने बता दी यहां पर 0 होगी या 180 होगी। तो थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, उस टाइम साइन थीटा की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तो ये कंप्लीट 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और यहां एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अर्थात यहां पर क्या कर सकते हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई आवेश गतिशील है तो उसके ऊपर लगने वाले परिणामी बल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, समांतर या प्रति समांतर आप दोनों बातें बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपको इस बात का मालूम हो गया कि एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। वैसे एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एम ए। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एम ए। आवेशित कण है तो श्योर है कि उसमें द्रव्यमान तो होगा, उसका द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसका द्रव्यमान तो 0 होगा, लेकिन यहां दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0, तो द्रव्यमान तो 0 नहीं हो सकता। तो यहां किसकी वैल्यू 0 होगी, फिर त्वरण की। तो यदि बल की वैल्यू 0 है तो त्वरण की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। त्वरण की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। आपको इस बात का मालूम है कि त्वरण ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहां से वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी। आपको इस बात का मालूम है कि आपने वेग का अवकलन किया है तब त्वरण आता है। वेग का अवकलन करते हैं तो त्वरण आता है। आपको मालूम है कि ये कैसी राशि होगी कि मैं इसका अवकलन करूं तो ये इसकी वैल्यू 0 आई, क्योंकि त्वरण की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यहां पर ये जो वेग है ये कैसी राशि हो, नियत राशि। नियत राशि का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 0। मतलब त्वरण 0 कब होगा, जब वेग क्या होगा, नियत। तो मैं वेग क्या हो जाएगा, नियत। वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा यहां से। ठीक है ना। आगे यदि तुम बात करते हो कार्य, वर्क कितना हो जाएगा, कार्य की वैल्यू कितनी होगी, W। ठीक है ना, और W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि तुम बात करते हो चाल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, चाल। तो चाल भी क्या होगी, इसकी नियत होगी। चाल भी इसकी क्या होगी, नियत होगी। संवेग की बात करते हो तो संवेग भी क्या होगा, नियत होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इसकी नियत होगी। इस वाले केस में ये सारी बातें अपने पास में हो जाएंगी। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं हम कि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 हो तो क्या होगा। केस सेकंड की यदि मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू 90। आपको मालूम है कि एफ इज इक्वल टू हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, क्यू वी बी और साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहां पर कितना रख देंगे, 1। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वी बी। और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है ना। यहां आपको इस बात का मालूम है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। एफ नॉट इक्वल टू 0, एफ नॉट इक्वल टू 0 तो त्वरण भी 0 नहीं होगा। त्वरण भी 0 नहीं होगा। त्वरण 0 नहीं होगा तो वेग नियत नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है ना। तो यहां से बोलो वेग नियत नहीं होगा, वेग नियत नहीं होगा। वेग, लेकिन चाल नियत होगी। चाल क्या होगी, नियत होगी। चाल नियत होगी, वेग नियत नहीं होगा। वेग में क्या होता है, चाल प्लस दिशा। इसमें ऑलवेज क्या होती है, दिशा चेंज होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर हम ओनली क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ओनली परिमाण लेते हैं। दिशा का कोई रिलेशन नहीं होता, इसका चाल का दिशा से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है ना। तो इसमें चाल क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। आपको मालूम है वेग नियत नहीं है तो संवेग भी नियत नहीं होगा। संवेग भी नियत नहीं होगा। चाल नियत है तो बोलो काइनेटिक एनर्जी भी नियत होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
नियत होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नियत होगी। यहां काम की बातें आएगी, काम की बात एक आएगी यहां पर, और देख लेना भी क्या आती है। देखो, चाल नियत हो गई, संवेग नियत नहीं है क्योंकि वेग नियत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? नियत हो गई। ठीक है ना। कार्य की वैल्यू कितनी होगी? यहां कार्य 0 और यहां पर कार्य क्या होगा? 0 नहीं होगा, नहीं 0 ही होगा। ये बात ध्यान रखना है पर। यहां पर वर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। वर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। आपको मैं दूसरी बात और बता दूं कि जब यहां पर V और B दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी है? 0, तो उस पर लगने वाले जो बल है उसकी वैल्यू QV भी हो जाएगी। लेकिन जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपने को मालूम है कि हमेशा VB तल के लंबवत। जैसे मैं मान लेता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जैसे मैं डायरेक्शन मान लेता हूं, क्या मानो बताओ? एक कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, जैसे ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन ले ली, और वेलोसिटी जो आवेशित कण है वो ऊपर की ओर वेग गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत और अंदर की ओर। ठीक है, यहां पर ये v वेग से इस साइड में गतिशील है, b वेक्टर की डायरेक्शन इन साइड में है। आपको मालूम है कि यहां से देखो b वेक्टर की डायरेक्शन ये और v की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों से जो बना तल होगा वो ये वाला होगा, ऐसा तल बनेगा। तो बल लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होती है? इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत, और इस तल के लंबवत इस साइड में, इस तल के लंबवत इस साइड में ये फोर्स लगेगा। तो जैसे ही ये यहां पर जाएगा तो फोर्स लगेगा, फिर ये आवेशित कण यहां पर जाएगा तो फोर्स इस साइड में लगेगा, यहां पर जाएगा तो फोर्स इस साइड में लगेगा, यहां जाएगा तो फोर्स इस साइड में लगेगा, यहां जाएगा तो फोर्स इस साइड में लगेगा, यहां जाएगा तो फोर्स इस साइड में, और ये एक तरीके से वर्ताकार पथ में क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? वर्ताकार पथ में क्या करेगा? ये गति करेगा। तो मतलब जब V और B दोनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो आवेशित कण वर्ताकार पथ में क्या करेगा? गति करेगा। और यहां पर मैं तुम्हारे को बता दूं कि वर्क की वैल्यू 0 क्यों आई? तो यहां पर देखो, जब वो यहां पर है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहता है। ठीक है ना। और फोर्स इस साइड में लग रहा है। आपको मालूम है कि W इज इक्वल टू क्या होता है? Fs cos थीटा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, Fs cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहां फोर्स इस साइड में और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन इस साइड में होना चाहता है। थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 90, और यहां cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में? 0। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसलिए ये याद रखना यहां पर कि वर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है ना। वैसे 11th में एक बात और पढ़ चुके थे हम कि जो सड़क से बल होते हैं ना, उनके अंदर किए गए कार्य की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, वहां से भी बात हो रही है क्लियर। ठीक है, तो ये की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको तो खैर छोड़ो, अब आगे की बात करते हैं। और ये अपने पास में किस में गति कर रहा है? ये वर्ताकार पथ में। वर्ताकार पथ में गति करेगा तो श्योर है कि कोई ना कोई वो त्रिज्या भी लेगा। वर्ताकार पथ होगा तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी, तो उस त्रिज्या की भी हम बात कर लेंगे। क्या कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। और यहां से मैंने ये मान लिया कि वो वर्ताकार पथ में इस प्रकार क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। ये लो, और यहां पर अपने पास में क्या हो गया? V वेक्टर। यहां पर अपने पास में क्या हो गया? V वेक्टर हो गया। ठीक है, और B वेक्टर कागज के तल के लंबवत और अंदर की ओर है ही। ठीक है, और फोर्स इस साइड में लग रहा है। फोर्स की वैल्यू तुम्हारे को मालूम है कितनी है? F इज इक्वल टू QVB। F इज इक्वल टू कितना है? QVB। यहां वेलोसिटी साइड में लग रही है। आपको मालूम है कि वर्ताकार पथ में गति करेगा तो इसके बाहर की ओर एक बल लगेगा, अब केंद्रीय बल, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? mv²/r। और यहां जो अभी केंद्रीय बल है उसको संतुलित कौन करेगा? लगने वाला चुंबकीय बल। F इज इक्वल टू QEB। तो संतुलन की अवस्था में जब ये वर्ताकार पथ में यदि इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये उस साइड में भाग जाएगा, और इसकी ज्यादा होगी तो ये इन साइड में आ जाएगा। ये साम्य अवस्था में, एक तरीके संतुलन की अवस्था में वर्ताकार पथ में गति कब करेगा? इन साइड में लगने वाले बल का मान आउटसाइड में लगने वाले बल के बराबर होगा। तो क्या होगा रे?
तो क्या होगा, ये वर्ताकार पथ में गति कर लेगा और होगा क्या, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो गया अपने पास में कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां आर डिवाइड में है, यहां इसको इस साइड में लेके आऊं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्यू वी बी इंटू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तुम्हारे को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए वर्ताकार पथ की, तो त्रिज्या को एक साइड में, बाकी सबको एक साइड में। तो आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये क्यू वी भी गुणा में इस साइड में आएंगे तो भाग में, एक वी से एक वी कैंसिल। तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये इसकी आ जाएगी अपने पास में वर्ताकार पथ की त्रिज्या। ये क्या आ जाएगी अपने पास में, वर्ताकार पथ की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। आपको वैसे मालूम है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, संवेग। तो यहां एम वी की जगह तुम क्या रख सकते हो, P भी रख सकते हो। और यहां से R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी, P अपॉन क्यू बी। यहां P संवेग है, अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू बी। वैसे इसके बारे में और भी तुम लंबी चौड़ी बातें करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस बात का मालूम है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, अंडर रूट 2m ई काइनेटिक एनर्जी, ई के लगाएं उसके पैरों में, क्यों, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, ऐसा कहां होता है तुम्हारे को मालूम, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इसकी वैल्यू, ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तुम्हारे को मालूम है, इसको मैं क्या कर दूं, m से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ई के। और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m क्या है, डिवाइड में इस साइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के हो जाएगा। तो इस p की जगह तुम चाहो तो वो बात भी रख सकते हो। तो ये त्रिज्या यहां पर किसके रूप में आ गई, वेलोसिटी के रूप में आ गई और मास के रूप में आ गई। तुम्हारे को यदि संवेग के रूप में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी के रूप में चाहिए तो P की जगह ये रख दो। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के अपॉन क्यू बी। त्रिज्या की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये सारी बातें हो जाएंगी आपके पास में, देख लेना एक बार इसको कंप्लीट। ठीक है, हो जाएगा ये। यहां से इसके बाद में यदि बात करते हो किसकी, ये बातें हो जाएंगी, R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के अपॉन क्यू बी हो जाएगा, और P के रूप में आ गया, इसके रूप में भी आ गया, ठीक है। ये बातें हो जाएंगी। इसके बाद में यदि मैं बात करूं यहां से, बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, वेग की, कि वर्ताकार पथ के अंदर, ये वर्ताकार पथ की क्या आ गई आपके पास में, त्रिज्या आ जाएगी। और वेग की बात कर लेते हैं तो वेग भी यहां से आ जाएगा अपने पास में। आवर्तकाल की बात कर लेता हूं एक बार, मैं किसकी बात कर लेता हूं, आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर में लगा समय। वैसे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तुम्हारे को इस बात का मालूम, आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय कैपिटल टी। दूरी कितनी तय करेगा, परिधि के बराबर 2 पाई आर अपॉन चाल उसकी कितनी है, v। तो 2 पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा, v। r की वैल्यू आपको मालूम है, ये रही mv अपॉन क्यू बी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू कितनी है बोलो, mv अपॉन क्यू बी। v से v कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, आवर्तकाल की वैल्यू आ जाएगी कि ये कितने समय में चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं किसकी, आवर्ती की, ठीक है ना। आवर्ती आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है। तो आवर्ती की यदि मैं बात करूं, n इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। तो क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में और क्या बात करोगे, कौन ही आवर्ती की बात करोगे,
कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन, क्या होता है कोणीय आवर्ती, ठीक है ना 2 पाई एन। तो यहां से एन की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास में, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा एम। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी कोणीय आवर्ती आ जाएगी। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, वर्ताकार पथ के अंदर क्या है आवेशित कण क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी त्रिज्या भी हो जाएगी, आवर्तकाल भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, वेग के लिए तुम यहां त्रिज्या वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी से। आवर्तकाल हमने निकाल लिया, आवर्ती निकाल ली, कोणीय आवर्ती भी हमने निकाल ली, ठीक है। ये सारी बातें अपने पास में हो जाएंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट की हम बात करेंगे अगले केस की, तो थीटा इज इक्वल टू उसके लिए कितना हो जाएगा कि ना तो 90 हो और ना ही 0 हो, ना तो 90 हो और ना ही 0।